गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो लास्ट लेक्चर में बात की थी वो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बात की थी और एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे जिसमें हमने 20 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। अब जो हम डिस्कस करेंगे 21 से जो 30 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं हम उस पर डिस्कस करते हैं। अगर 21 क्वेश्चन की बात करें तो 21 क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, आपसे पूछा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ वेव नंबर। वेव नंबर आपसे पूछा गया है। कब पूछा गया है? आर के टर्म में पूछा है। जब उसने कहा है कि हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम m ऑर्बिट टू k ऑर्बिट, m ऑर्बिट टू k ऑर्बिट। उसने पूछा है कि आपका वेव नंबर क्या होगा r के टर्म में जब आपका जो हाइड्रोजन एटम है वो जंप्स करता है फ्रॉम m ऑर्बिट टू k ऑर्बिट। अब आपको पता है कि अगर हम वेव नंबर की बात करें तो क्या फॉर्मूला होता है आपका r जेड स्क्वायर अपॉन 1n1 स्क्वायर माइनस 1n2 स्क्वायर। अगर जेड की बात करें तो जेड क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर। जेड क्या है आपका एटॉमिक नंबर। किसकी बात हो रही है? हाइड्रोजन एटम की। तो जेड कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 1। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। इतना कर लेंगे आप। अब N1 की बात करें तो N1 क्या होता है आपका लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल। और अगर हम N2 की बात करते हैं तो N2 आपका क्या होता है हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल। तो N1 की बात करें तो N1 आपका लोअर एनर्जी लेवल है, N2 की बात कर रहे हैं तो हायर एनर्जी लेवल है। और जेड की बात करें तो जेड क्या आपका एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर किसके लिए? हाइड्रोजन की बात हुई है। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? m ऑर्बिट टू k ऑर्बिट। तो ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो आपको पता है k l m। अब इसके लिए n कितना होता है 1 2 3। तो n1 किसको रखते हैं हमेशा? लोअर एनर्जी लेवल। लोअर एनर्जी लेवल का मतलब जिसकी n की वैल्यू कम। तो ये आपका क्या हो गया आपका, यहाँ पे आपका ये आपका n1 हो गया, ये आपका n1 हो गया और ये आपका n2 हो गया। तो जब हम वेव नंबर निकालेंगे तो क्या बनेगी कंडीशन? r 1 का स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो यहाँ पे वेव नंबर क्या हो गया आपका r 1 और ये 9। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एलसीएम 9। ये कितना आ जाएगा 9 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या कंडीशन जनरेट हुई आपकी? वेव नंबर इक्वल r टू 8/9। तो r के टर्म में जब m ऑर्बिट टू k ऑर्बिट की बात हो रही है तो आपका जो वेव नंबर है वो वेव नंबर कितना आ जाएगा 8/9 r। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है स्पेक्ट्रल लाइन कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है कि अगर n की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 है, उसने थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम बोला है। अगर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करें, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो n कितना हो गया आपके पास 3। और उसने इस कंडीशन में आपसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन की बात करें हम तो क्या फॉर्मूला होता है n-1/2। इतना हो जाएगा। जब आपसे ये बात की अब n की वैल्यू कितना है 3, तो 3 माइनस 1/2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3 इंटू 2/2। तो 2 से 2 कट जाएगा। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना हो गया आपका? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आपकी आ जाएंगी 3। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जब भी आपसे पूछ रहा है किसी क्वेश्चन में तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के लिए आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो क्या लगाना? n-1/2। n क्या है आपका? नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखें तो क्वेश्चन नंबर 23 में उसने कहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द एक्सप्रेशन फॉर द लास्ट लाइन ऑफ पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज के लिए कौन सा इनमें से करेक्ट है? पास्टन सीरीज आपको दी गई है और उसने कहा है कि पास्टन सीरीज के लिए कौन सा करेक्ट है। उसने कहा है ए क्या है आपका 1/λ
आर 1/9 माइनस 1/इन्फिनाइट स्क्वायर। सेकेंड उसने कहा है 1/λ आर 1/4 माइनस 1/9। थर्ड उसने कहा है आपसे सी 1/λ आर ये दिया गया है, और डी उसने आपको दिया है 1/λ आर 16 ये दिया -1। अब किसकी बात हुई है यहाँ? पास्टन सीरीज की हुई है। किसकी बात हुई है? पास्टन सीरीज। अब आपको पता है कितनी सीरीज होती है? 5 सीरीज होती है। एल बीपी बीपी। एल का मतलब क्या होता है? इसको इसी से याद रखेंगे, एल बीपी बीपी। ये आपकी लाइमन होती है, ये आपकी बामर होती है, ये आपकी पास्टन होती है, 4 आपकी ब्रैकेट होती है, और लास्ट की बात करें हम तो लास्ट आपकी क्या होती है? ये फुंड होती है, ये फुंड है आपकी। अब इनके लिए क्या होता है कि जो N1 होता है वो N1 फिक्स होता है। जैसे लाइमन की बात करें तो लाइमन के लिए N1 कितना हो गया? 1। इसके लिए N1 2। इसके लिए N1 हमेशा फिक्स रहेगा 3। इसके लिए N1 कितना होता है? 4। अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए N1 कितना होता है? 5। अब उसने पूछा कि पास्टन सीरीज के लिए क्या करेक्ट है, तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला क्या होता है आपका? 1/λ आर। हाइड्रोजन एटम के लिए बात हुई है तो 1 का स्क्वायर 1/N1 कितना होता है? पास्टन के लिए फिक्स होता है कितना? 3। तो 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनाइट स्क्वायर। तो ये कंडीशन जनरेट हो रही है। अब उसने क्या कहा है आगे? अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1/λ आर 1 का स्क्वायर तो 1, तो 1/9 माइनस 1/इन्फिनाइट स्क्वायर। तो पास्टन सीरीज के लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? तो N1 याद रखना है। N1 फिक्स होता है, लाइमन के लिए 1, बामर के लिए 2, पास्टन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4 और फुंड के लिए 5। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगर 24 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 में उसने क्या बोला है आपसे? उसने पूछा है कि व्हाट शुड बी द वेव लेंथ। आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे? वेव लेंथ आपसे पूछा गया है। फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है। अगर फ्रीक्वेंसी न्यू की बात करें तो उसने आपको दिया है 12 इंटू 10⁻16, और सी आपको दिया गया है यहाँ पे 3 इंटू 10⁸8। अब उसने आपसे क्या पूछा है यहाँ पे? वेव लेंथ को करेक्ट पूछा है कि वेव लेंथ कितना होगा। अब आपको पता है न्यू इक्वल क्या होता है? C/λ। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे आपसे उसने क्या किया है? आपको फ्रीक्वेंसी भी दी है और आपको क्या दी है? वेलोसिटी भी दी है। आपसे क्या पूछा है यहाँ पे? लैम्डा पूछा है। तो जब आप लैम्डा निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो सी अपॉन क्या आ जाएगा? न्यू। अब लैम्डा इक्वल सी कितना है आपका? 3 इंटू 10⁸8, और नीचे कितना है? 12 इंटू 10⁻16। अब ये ऊपर चला जाएगा तो लैम्डा इक्वल कितना हो जाएगा? 3/12 इंटू 10⁸8 माइनस 16। तो लैम्डा कितना आ जाएगा? 3/12 इंटू 10⁻−8। अभी कितना गया इससे? 1/4। तो 1/4 इंटू 10⁻−8। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? 1/4 इंटू 10⁻−8। जब इससे आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.25 इंटू 10⁻−8। अब अगर हम इस पॉइंट को हटाएं तो 2 पावर बढ़ जाएगी, तो 25 इंटू 10⁻−10। अब 10⁻−10 किसके इक्वल होता है? 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल कितना है? 10⁻−10। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 25 एंगस्ट्रॉम। 25 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में? लैम्डा। आपको क्या दिया गया था? फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी। आपको फॉर्मूला पता है, न्यू इक्वल क्या होता है? C/λ। आपने लगाया और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 25 एंगस्ट्रॉम। 25 क्वेश्चन देखते हैं। अगर 25 क्वेश्चंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? 25। तो उसने 25 में आपसे पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कब पूछा है? जब उसने कहा है n+l इक्वल कितना है? 4। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए उसने आपको यहाँ पे क्या कहा है कि n+l इक्वल कितना है? 4 है। तो उसने तब आपसे क्या पूछा है कि उस कंडीशन में बताइए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है। तो हमें n और l को इस कंडीशन में रखना है कि उनका ऐड करने पर वो कितना है? 4 आए।
और उस कंडीशन में हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। तो देखिए अगर हम n इक्वल, पहला केस क्या बन सकता है कि अगर हम n की वैल्यू 4 रखें और l की वैल्यू 0 रखें तो n प्लस l कितना आ गया 4। अब आपको पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में एस पी डी एफ, अब एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 0 1 2 3। तो अगर एल की वैल्यू 0 है, एल की वैल्यू कितना है 0 है, तो हम किसके लिए बात कर रहे हैं एस के लिए, और एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2। तो एक कंडीशन तो ये हो गई, और देखना है कि क्या n प्लस एल इक्वल 4 हो सकता है। एक तो n प्लस एल इक्वल ये 4 हो गया, और अगर हम देखें अगर मैं n की वैल्यू 3 रखता हूं और l की वैल्यू कितनी रखता हूं 1, तो n प्लस 1 कितना हो गया, n प्लस एल 3 प्लस 1 कितना हो गया आपका 4। तो यहाँ पे भी 4 बैठ सकता है। अब आपको पता है n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1। अब l की वैल्यू 1 किसके लिए होती है p के लिए। अब p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 6। तो ये कंडीशन भी फॉलो हो सकती है। अगर इससे आगे हम और कंडीशन बनाए, अगर हम n की वैल्यू 2 बनाए और l की वैल्यू भी 2 बनाए तो ये भी n प्लस एल फॉलो हो रहा है, लेकिन l की वैल्यू 2 किसके लिए हो रही है d के लिए, और d के लिए n कभी भी 2 नहीं हो सकता है, तो ये कंडीशन तो फॉलो नहीं होगी। तो आपको ये देखना है जब भी आपको n प्लस एल इक्वल करके जो दिया गया है तो उसमें आपको n और l की वैल्यू ऐसे रखनी है जो उनको फॉलो करे। अब मान लीजिए जैसे मैंने n की वैल्यू 2 रखी है और l की वैल्यू 2 रखी है, तो 2 किसके लिए आया l d के लिए, और डी कहाँ से शुरू होता है जब एन की वैल्यू क्या होती है 3 होती है, क्योंकि आपको पता है ना एस पी डी, एन की वैल्यू 1 2 3, तो डी के लिए एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3। 2 पे तो फॉलो ही नहीं होगा। सिर्फ कितनी कंडीशन तक फॉलो हो सकता है जब एन की वैल्यू 4 है, एल की वैल्यू 0 है, तो एन प्लस एल इक्वल कितना आ गया 4, तो एन प्लस एल इक्वल 4 है। अब एस में एल 0 किसके लिए होता है एस के लिए, अब एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो ये कंडीशन सही हो सकती है। सेकंड क्या दिया, एन की वैल्यू 3 रखूँ मैं अगर और एल की वैल्यू 1 रखूँ तो एन प्लस एल कितना आ गया 4, और एल की वैल्यू 1 पी के लिए होती है तो ये तो पॉसिबल है, तो इसमें कितना आ गया 6। लेकिन अगर मैं एन की वैल्यू 2 रख रहा हूँ तो एल की भी 2 आएगी, क्योंकि एन प्लस एल इक्वल कितना लाना है मुझे 4। लेकिन एल 2 किसके लिए आता है डी के लिए, और डी के लिए एन कितना होना चाहिए 3, यहाँ पे कितना रखना पड़ रहा है 2, तो ये नहीं होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गए 2 प्लस 6, तो 2 प्लस 6 इक्वल कितना आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा जाए n प्लस एल इक्वल 4 दिया जाए तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं आपके, कितने हो जाएंगे 8। 2 कहाँ से आएंगे जब l 0 रख रहे हैं, और 6 कहाँ से आएंगे जब l 1 रख रहे हैं। तो 2 प्लस 6 इक्वल 8। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 में उसने कहा है कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा इफ द एलिमेंट्स अबव n इक्वल 4, n इक्वल 4 डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। उसने कहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा जब n इक्वल 4 है, डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। तो देखिए जब भी आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा जा रहा है तो n कितना दिया गया है 4, तो 4 का मतलब आप कहाँ तक चलेंगे एस पी डी एफ, इतना कर लेंगे आप, क्योंकि अगर 3 होता तो कहाँ तक चलते एस पी डी, एन इक्वल 2 होता तो कहाँ तक चलते एस पी, अगर एन इक्वल कितना होता आपके पास 1 होता तो कहाँ तक चलते हैं आप एस तक चलते। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एन 4 दिया गया है तो कहाँ तक चलना एस, एस में कितने आ सकते हैं 2, जब पी में चलते हैं तो कितने आ सकते हैं, क्योंकि 2 का मतलब समझ रहे ना आप एस, एस में कितने हो जाएंगे आपके 2। लेकिन जब आप पी में चलेंगे क्योंकि इसके लिए एन 1 है, इसके लिए एन 2 है, इसके लिए एन 3 है, इसके लिए एन कितना है 4 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। तो इसके लिए तो 1 है, तो 1 कितना चलता है 1s2, 2 है तो क्या चलता है आपका 2 में एस पी, इसमें ओनली एस चलता है, एस में 2 पी में 6, तो 6 2 कितना हो गया 8। डी कहाँ तक चलता है आपका एस पी डी, तो 2 6 10, टोटल कितना हो गया 18।
एफ कहाँ तक चलता है आपका, एस पी डी एफ। तो 2 6 10 14, कितना हो गया, 14 10 32। अब इनको टोटल को काउंट कर लीजिए आप, 2 8 ये और ये, तो ये कितना हो गया 50 58 60। तो कितना आ जाएगा आपका 60। मान लीजिए वो कहता है n इक्वल 3 है, तब कितने होंगे, तो 18 26 28 हो जाते हैं। मैं और के लिए भी बता रहा हूँ आपसे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 3 के लिए n इक्वल 4 के लिए पूछेगा तो कितना हो गया आपका 60। n इक्वल 3 के लिए पूछा है 28। अगर वो n इक्वल 2 के लिए पूछ रहा है तो 2 का मतलब क्या है, एस पी, एस के लिए n क्या होता है 1, p के लिए क्या होता है 2, ये क्या हो गया आपका। अब s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, p कहाँ तक चलता है 2 तक, तो s और p, तो s में कितना आ गया 2 + 6 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स कितना आ सकते हैं 10। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो n की वैल्यू जब भी आपको 4 दी जाएगी, n की वैल्यू जब भी आपको 4 दी जाएगी तो आपको कैसे चलना है, 4 कहाँ तक चलता है s p d f, इस तरह से आपका कितना आ जाएगा 60 एलिमेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है आपसे द ऑर्बिटल हैविंग, आपका एक ऑर्बिटल है जो क्या रख रहा है, ऑर्बिटल हैविंग n इक्वल 6 l इक्वल 2 m इक्वल 0। तो उसने पूछा इनमें से कौन सा करेक्ट है, क्या डी जेड स्क्वायर एन 6 दिया 6 डी जेड स्क्वायर 6 डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6 डी एक्स वाई और 6 डी जेड वाई। देखिए m की वैल्यू से मेजर करना है, m की वैल्यू जब भी क्या आएगी 0 आएगी, m की वैल्यू जब भी क्या आएगा आपका 0 आएगा। तो ऑलवेज याद रखना, इसको याद रखने वाला क्वेश्चन है, जब भी m की वैल्यू आपकी क्या आएगी 0 आएगी तो ऑलवेज वो किस में जाएगा, डी जेड स्क्वायर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इसको याद रखना है आपको, जब भी m की वैल्यू क्या आ रही है 0, किसके लिए बात हो रही है, क्योंकि l की वैल्यू 2 है, तो l की वैल्यू 2 का मतलब क्या है, किसके लिए बात हो रही है, d के लिए। ये तो बॉक्स आपको याद है ना, एस पी डी एफ, एल 0 1 2 3, तो l की वैल्यू कितनी दी गई है 2। अब l की वैल्यू 2 किसके लिए होती है, d के लिए, तो d का केस आएगा, और d और m जब भी 0 आएगा तो ऑलवेज कौन सा आएगा, डी जेड स्क्वायर। ओके, 28 क्वेश्चन देखते हैं। अगर 28 क्वेश्चंस की बात करें, किसकी बात करें 28, उसने यहाँ पे कहा है कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई, हम किसके लिए अप्लाई करते हैं, उसने कहा एच के लिए करेंगे, उसने कहा एच पॉजिटिव के लिए करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, एच निगेटिव के लिए करेंगे या नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपसे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात कर रहा है तो पाउली के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको वही एटम फॉलो करेगा जिसके पास कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन हो। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वहीं पे अप्लाई करना है जिस एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर हम एच की बात करें तो एच पे कितना इलेक्ट्रॉन है 1, एच पॉजिटिव पे कितना, पॉजिटिव पे माइनस करना होता है तो 1 - 1 0। एच निगेटिव की बात करें तो एच के पास कितना होता है 1, और निगेटिव को क्या करना होता है प्लस, तो 1 + 1 = 2। तो किस पे अप्लाई होगा, एच निगेटिव पे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 29 की बात करें तो उसने पूछा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस इन H3PO4। तो इसमें आपको क्या करना होता है, जब भी आपको कोई कंपाउंड दिया जा रहा है और उसमें आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा रहा है तो आपको इसमें एक ही काम करना है। क्या काम करना है, आपको ये देखना है कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो आप अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो कैसे निकलेगा, H3PO4, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 + 1 + x + 4 - 2 = 0। तो यहाँ पे कितना आ गया +3 + x - 8 = 0। तो x इक्वल कितना आ गया +8 - 3, तो x इक्वल कितना आ गया +5, कितना आ गया +5। अब फास्फोरस का कितना होता है 15 होता है,
अब ये कौन से ग्रुप का है? देखिए ऑक्सी एसिड्स केस है। ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं? जब बीच में नॉन मेटल हो, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ ऑक्सीजन। अब ये कौन से ग्रुप का है? 5 का। इसको ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रख रहा है? +5। अब ये देखो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए +5 रख रहा है। कितने की रिक्वायरमेंट है? 3 की रिक्वायरमेंट है। जब भी ऑक्सी एसिड्स का केस आएगा, आपको ये देखना है कि उसका जो सेंटर एटम है वो कौन से ग्रुप का है और उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे कितना रख रहा है? 5 रख रहा है। कितने की रिक्वायरमेंट है? 3। अब फास्फोरस का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 15। कितने की रिक्वायरमेंट आ रही है? 3 की। तो जितने की रिक्वायरमेंट आ रही है उसको ऐड कर दीजिए। जितने की रिक्वायरमेंट है उसको ऐड कर दो। अब जैसे ही आपने इसमें ऐड किया तो 15 + 3 कितना हो गया आपका? 18। तो आपको जो फास्फोरस का इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है वो 18 इलेक्ट्रॉन के बेस पे करना है। अब 18 इलेक्ट्रॉन के बेस पे क्या होगा? आपको पता है 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? ये किसके अकॉर्डिंग बन गया? ये आर्गन गैस के अकॉर्डिंग बन गया। लेकिन आपको ऑप्शंस क्या दिया है? नियॉन। तो नियॉन का मतलब क्या है कि 10 तक तो ये हो गया। आगे क्या आएगा? 3s2 3p6, क्योंकि नियॉन का मतलब क्या? 10 तक तो ये हो गया। तो 10 to 12 और 6 18। तो याद रखिए जब भी आपको ऑक्सी एसिड्स दिया गया है तो सेंटर एटम जिस ग्रुप का है उसको लिख लीजिए। कौन से ग्रुप का था? 5 का। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट थी? 3। तो जैसे मान लीजिए यहाँ H2SO4 होता तो सल्फर कौन से का है? 6 का। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट की है? 2 की। तो इसमें 2 ऐड कर दीजिए। तो 16 का एटॉमिक नंबर कितना होता है सल्फर का? 16। तो टोटल कितना हो जाएगा? 18। तो ऑक्सी एसिड के केस में आपको, अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, +5 आया था तो वो क्या करते हैं 15 - 5 कितना कर लेते हैं? 10। और 10 के अकॉर्डिंग करते हैं। ऑप्शंस में ये भी मिलता लेकिन ये नहीं करना है। जब भी आपको ऑक्सी एसिड दिया गया होगा तो सेंटर एटम देखो जिस ग्रुप का है, ये देखो कि जिस ग्रुप का है उसको लिखो और देखो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने की रिक्वायरमेंट है उसको ऐड करना है। सल्फर है 16 का है, 16 ग्रुप का आउटर मोस्ट सेल में 6 आते हैं। ऑक्टेट के लिए कितने की रिक्वायरमेंट? 2 की। करना क्या है? इनर्ट गैस को लेकर करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट परमिटेड। कौन सा इनमें से सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? नॉट करेक्ट। इसने पहला दिया n = 3, l = 2, m = -2, s = आपका +1/2। सेकंड उसने आपको दिया है n = 3, l = 2, m = -1, s = +1/2। थर्ड आपको उसने दिया है n = 3, l = 2, m = +1, s = -1/2। और फोर उसने आपको दिया है n = 2, l = 2, m = +1 और s = आपको दिया है -1/2। अब उसने क्या कहा है कि इस क्वेश्चन में इन ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ऑलवेज याद रखिए अगर ऐसी कंडीशन का क्वेश्चन आता है तो याद रखो n कभी भी l के इक्वल नहीं हो सकता और l कभी भी m से बड़ा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे जो दो कंडीशन है इन कंडीशन में से जो एक भी कंडीशन को फॉलो करना होगा वो करेक्ट नहीं होना है। अब इन चारों ऑप्शंस में हम देखें तो फोर्थ ऑप्शंस में n और l इक्वल दिया है और n और l कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। ओके, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 4। तो ये आपका मैंने पेपर सॉल्व कर दिया है, इसको सॉल्व करिए। ओके, टेक केयर।